हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमारा जो चैप्टर तीसरा चल रहा था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इससे पहले हम दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीईआरटी 11th क्लास की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली बुक्स अपन ने स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 11th क्लास भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली बुक्स का चैप्टर थर्ड का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। हमने इसका एक पार्ट पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बारे में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें मैंने लास्ट में कहा था कि परावर्तन और अपवर्तन, इसके बारे में हम अगली क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। तो वो इस क्लास में हम परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तरंगों का परावर्तन। जो भूकंपीय तरंगे हैं उनका परावर्तन क्या है, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। दो शब्द है, एक तो है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। यहाँ आर का अंतर है और यहाँ पर एल है। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो होता है परावर्तन और रिफ्रैक्शन होता है अपवर्तन। ठीक है, तो तरंगों का परावर्तन क्या होता है, तो तरंगे प्रतिध्वनित होकर लौट जाती है। जैसे जब तरंगे आती है तो किसी सतह से टकराकर किसी ऐसे तीखे भाग से टकराकर वापस तरंगे लौट जाती है, तो उसको कहते हैं भूकंपीय तरंगों का परावर्तन। तरंगे प्रतिध्वनित होकर लौट जाती है, तो उसको हम तरंगों का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो तरंगे कई दिशाओं में चलती है, तरंगे एक दिशा में नहीं चलती है, तरंगे कई दिशाओं में चलती है, उसको हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है, तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती है, उसको तो हम अपवर्तन कहते हैं। और परावर्तन, जब तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट जाती है तो उसको हम परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसमें। तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगे की दिशा या भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। मतलब जो भूकंप लेखी है, जो भूकंप का अनुमान लगाया जाता है जिस यंत्र के माध्यम से, उस पर जो आरेख बनता है, उस आरेख के माध्यम से हम तरंगों की दिशा और भिन्नता का अनुमान लगाते हैं कि तरंगे किस दिशा में है और उनकी क्या क्या भिन्नता है। किससे हम जो भूकंप वहां पे यंत्र है, सिस्मोग्राफी से हम उसका मापन करते हैं, तो उस यंत्र में जो आरेख बनता है, उस आरेख से हम पता लगाते हैं कि भूकंपी तरंगे की दिशा कौन सी है, उसमें क्या क्या भिन्नता है, इसके बारे में हम पता करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भूकंपीय तरंगों का संचरण। संचरण का मतलब गति करना। तो भूकंपीय तरंगों का संचरण, ये प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। मतलब कोई जो संचरण की जो गति है, कोई समान थोड़ी हो सकती है। कभी संचरण अलग दिशा में है तो कभी संचरण अलग दिशा में होता है, तो कभी जहां कहीं ज्यादा संचरण होता है तो कहीं धीरे धीरे संचरण होता है, कहीं तेज संचरण होता है। तो ये प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार के संचरण से सेलों में कंपन उत्पन्न होता है। जब संचरण होगा, तरंगे चलेगी, तो सेलों में कंपन तो उत्पन्न होगा ही होगा। आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। पी तरंगों से कंपन तरंग की दिशा के समानांतर होता है। जो पी तरंगे है, पी तरंगों से जो कंपन उत्पन्न होता है, जब तरंगे चलती है, संचरण होता है, तो पी तरंगों से जो कंपन होता है वो तरंग की जो दिशा है उसके समानांतर होता है। मतलब जिधर तरंग चलती है उसी दिशा में कंपन होता है। ठीक है, और जो एस तरंगे है उनसे जो कंपन उत्पन्न होता है वो समकोण पर उत्पन्न होता है। ठीक है, अतः जिस पदार्थ से ये तरंगे गुजरती है वहां पर आभार या फिर गर्त बनते हैं। जहां से भी ये तरंगे गुजरती है, जिस पदार्थ से भी ये पी और एस तरंगे गुजरती है, वो बड़े बड़े गर्त बन जाते हैं या फिर उसमें उभार उभार उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब एक गड्ढे की तरह से उभार, कोई बड़ा भाग जम जाना, ऐसे कुछ उभार या गर्त बन जाते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र की बात करते हैं हम। भूकंप का जब भी अध्ययन करते हैं उसमें तो शेडो जोन का अध्ययन जरूर करते हैं। जो भूकंपीय छाया क्षेत्र है इसको शेडो जोन कहते हैं इंग्लिश में। ये शेडो जोन क्या होता है, तो मैं आपको एक सरल लैंग्वेज में समझाऊं कि जहां पर भूकंप नहीं आता है, अर्थात जहां पर भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित नहीं किया जाता है, उसको हम शेडो जोन या फिर जो छाया क्षेत्र, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। देखना इसमें, जैसे कोई भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं की जाती है, उस क्षेत्र को हम
ये सोडोजोन कहते हैं इसको, या भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो डायग्राम है, एक तो ये है, यहाँ पर तरंगे है और यह नीचे खाली क्षेत्र है। यह है एस तरंगे वाला क्षेत्र, और ये पी तरंगे वाला क्षेत्र, इधर तरंगे है और इधर इसके इधर इसके पश्चिम और पूर्व वाला क्षेत्र खाली है। ठीक है, तो ये जो यहाँ से 105 डिग्री से 105 डिग्री के ये जो बीच का क्षेत्र है, ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र है जो खाली है। और इधर जो पूर्वी और पश्चिम वाला क्षेत्र है 105 डिग्री से 145 डिग्री, और यहाँ 105 डिग्री से 145 डिग्री, इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है जो पश्चिम और पूर्व का, वो शेडो जोन है, वो खाली क्षेत्र है, उसको हम शेडो जोन कहते हैं। ठीक है, जो एस तरंगों का छाया क्षेत्र है वो पी तरंगों के छाया क्षेत्र से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये 105 से 105 के बीच में ये ज्यादा है, और ये जो पी का है 105 से और 100 ना क्या होगा मैं 105 से 145 और फिर 145 से 105 के बीच में है। ठीक है, तो जो एस तरंगों का छाया क्षेत्र है हम कह सकते हैं तुलनात्मक रूप से पी तरंगों के छाया क्षेत्र से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि 105 से 105 तक इसको काउंट किया गया, और इधर 105 से 145, फिर 145 से 105 तक इसको जोड़ा गया। ठीक है, जो एस तरंगों का छाया क्षेत्र है पृथ्वी के 40% भाग से भी देख, अगर आपसे कोई पूछे कि जो एस तरंगे है, एस तरंगों का छाया क्षेत्र पृथ्वी के भूभाग से कितना बड़ा है, तो एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र है पृथ्वी के भूभाग से 40% बड़ा है। ठीक है, 40% बड़ा है ये पृथ्वी के भूभाग से। भूकंप के प्रकारों की अगर हम बात करें कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, भूकंप के सामान्यतः भूकंप के प्रकारों की हम बात करें तो भूकंप के प्रकार अनेक है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण भूकंप के प्रकारों की हम बात करेंगे। यहाँ पर भूकंप के प्रकार, सबसे पहला है सामान्य या फिर विवर्तनिकी भूकंप। जो सामान्य या विवर्तनिकी भूकंप है इसको टेक्टोनिक भूकंप भी कहते हैं। ठीक है, सामान्य विवर्तनिक भूकंप, टेक्टोनिक भूकंप, ये कब आता है तो चट्टानों के सरकने से या फिर प्लेटों के कंपन होने से इस प्रकार का भूकंप आता है। कौन सा? सामान्य विवर्तनिकी भूकंप, चट्टानों के सरकने और प्लेटों के किनारे इस प्रकार का भूकंप देखा जाता है। दूसरा है ज्वालामुखी भूकंप, इसको वोल्केनिक भूकंप भी कहते हैं। जो ज्वालामुखी भूकंप है वोल्केनिक भूकंप कहते हैं, आपको वोल्केनो पढ़ा होगा आपने, वोल्केनिक भूकंप। जो ज्वालामुखी भूकंप है ये सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में देखे जाते हैं। तो वोल्केनिक भूकंप है ये सक्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे ज्वालामुखी भूकंप। ठीक है, तीसरा है नियात भूकंप। नियात को हम केलेप्स भी कहते हैं, इंग्लिश में केलेप्स भूकंप या नियात भूकंप। खनन क्षेत्रों में ये खानों की छतें ढह जाती है। जो नियात भूकंप है ये सामान्यतः खनन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलते हैं। जब ये भूकंप आते हैं नियात भूकंप, तो जो खानों की जो छतें होती है वो सामान्यतः ढह जाती है, नीचे गिर जाती है, तो उससे नियात भूकंप उत्पन्न होता है, उस टाइम पे नियात भूकंप आता है। और सामान्य नॉर्मल झटके लगते हैं इसमें। ठीक है, इसको केलेप्स भी कहते हैं नियात भूकंप को। अब एक है विस्फोटक भूकंप, परमाणु या रासायनिक विस्फोट से भूमि में कंपन उत्पन्न होना। जब परमाणु और रासायनिक विस्फोट से जब भूमि में कंपन उत्पन्न होता है, विभिन्न रासायनिक पदार्थ है, यहाँ पर विभिन्न रासायनिक क्रिया प्रक्रिया है, जब परमाणु और रासायनिक पदार्थ से जब भूमि में कंपन उत्पन्न होता है या फिर उसमें विस्फोट होता है, तब विस्फोटक भूकंप आते हैं। ठीक है, खतरनाक भी होते हैं ये। पांचवा है बांध जनित भूकंप। बड़े बांधों वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के भूकंप आते हैं जहां पर जल का भराव बहुत ज्यादा होता है। जल का भराव से ऊपर भूमि पर धरातल पर दाब लगता है, उससे भूकंप उत्पन्न होता है। तो जल भराव के कारण भी भूकंप आते हैं, उस भूकंप को बांध जनित भूकंप हम कहते हैं। ठीक है, भूकंप का माप अगला हमारा टॉपिक है कि भूकंप का माप किस प्रकार से किया जाता है। तो जो भूकंप का माप किया जाता है वो भूकंप का माप भूकंप या आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। जो भूकंप आता है या फिर वो आघात जो उसकी गहनता होती है, कितनी गहनता से आया, उसके आधार पर हम भूकंप का माप करते हैं। भूकंप तीव्रता की मापनी कौन सी है तो रिक्टर स्केल। जो रिक्टर स्केल है वो भूकंप तीव्रता की मापनी है। इसकी तीव्रता 0 से 10 तक मापी जाती है। ठीक है, इस रिक्टर स्केल से आघात की तीव्रता या गहनता इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली ने मापा। मर्केली स्केल पर गहनता 1 से 12। सबसे पहले आघात की तीव्रता या गहनता की बात करें तो एक इटली के वैज्ञानिक थे मर्केली ने मापा। मर्केली स्केल कहा गया, फिर इसको उसकी गहनता थी 1 से 12। ठीक है, 1 से 12।
भूकंप के प्रभाव की हम बात करें कि भूकंप के प्रभाव कौन कौन से, तो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, कक्षा 6 से आप पढ़ते हुए आए हैं कि भूकंप क्या होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसके बचाव के उपाय क्या है। तो इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, मकानों का गिरना, बड़ी मात्रा में जनधन की हानि और सुनामी आना, और क्या हो सकता है, दावानल यानी जंगल में आग लगना, ये सब भूकंप के प्रभाव है। ठीक है, इमारतों का गिरना, भूस्खलन का होना, ये सब इसके प्रभाव है। 5 से अधिक तीव्रता, जो 5 से अधिक तीव्रता के जो भूकंप होते हैं, ठीक है, 5 से अधिक तीव्रता, 5 से अधिक तीव्रता के भूकंप विनाशकारी होते हैं। आपने कहां पढ़ा होगा कि 2.3 तीव्रता का भूकंप आया, जयपुर में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन जो 5 से अधिक तीव्रता का भूकंप होते हैं, जिनकी तीव्रता 5 से अधिक होती है, वो विनाशकारी होते हैं। ठीक है, सुनामी क्या होती है, अब हम सुनामी की बात करते हैं। तो ये भूकंप नहीं है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो सुनामी है ये भूकंप नहीं है, बल्कि समुद्री लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है, भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है। ये समुद्री लहरें हैं, जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधस्तल पर हो तब, तथा भूकंप की तीव्रता अधिक हो, तब सुनामी आती है। क्या बोल रहे हैं, जब भूकंप का अधिकेंद्र, मैंने अधिकेंद्र आपको कल बताया था, अधिकेंद्र मतलब जो भूकंप का जो मूल केंद्र है उसके ऊपर 90 डिग्री पर होता है अधिकेंद्र। ठीक है, तो भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधस्तल पर हो, जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र का अधस्तल यानी ऊपर का भाग पर हो, तब भूकंप की तीव्रता अधिक तथा सुनामी का प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, जब जो ये भूकंप का अधिकेंद्र वह समुद्र के अधस्तर मतलब जो नीचे का स्तर है उसके अधस्तर पर हो तथा भूकंप की तीव्रता अधिक हो, जब भूकंप की तीव्रता अधिक होती है तब सुनामी आती है। जब सुनामी आती है तो बड़े बड़े शहर बह के चले जाते हैं। सुनामी में पानी एक इधर से उधर जो लहरें हैं वो बहुत तेज गति से चलती है, और एक तट से दूसरे तट पर जब वो पानी जाता है तो बड़े बड़े शहरों को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। तो इस प्रकार सुनामी आती है, गाड़ियां वगैरह सब, मकान वगैरह सब बह जाते हैं। इसमें सुनामी भी एक प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। ठीक है, अब हम पृथ्वी की परतों की बात करेंगे कि पृथ्वी में कौन कौन सी परतें पाई जाती है। ठीक है, हम एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ेंगे, हम इसमें केवल एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ेंगे। एक और वर्गीकरण है, वो तो श्वेश महोदय ने भी एक वर्गीकरण दिया जिसमें सीआलसी में नीपे वगैरह के बारे में बताया, लेकिन वो अलग वर्गीकरण है। हम यहाँ पर एनसीईआरटी में जो वर्गीकरण दे रखा पृथ्वी की परतों का, उनके बारे में हम देखेंगे। तो मुख्य रूप से पृथ्वी की परतें यहाँ पर भूपर्पटी, फिर मेंटल, फिर बाह्य कोर, आंतरिक कोर, इस प्रकार से पृथ्वी की परतें दी गई है। यह सतह से और केंद्र तक जो दूरी है 6378 किलोमीटर मानी गई, कहीं कहीं 6371 किलोमीटर भी आपको देखने को मिलती है। जो ऊपरी ठोस मेंटल होता है उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, मेंटल भी दो प्रकार का है, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। जो बाह्य कोर है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और जो बाह्य कोर है इसकी जो क्षेत्र है वो 29 किलोमीटर का है, और आंतरिक कोर है इसका क्षेत्र 5100 किलोमीटर का है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये डायग्राम तो समझ लिया। अब हम एक एक परत को एक एक स्तर को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भूपर्पटी, द क्रस्ट। जो क्रस्ट है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है। पहली बार ये याद रखना आपको। जल्दी टूटने का गुण इसमें पाया जाता है, भंगुर, जिसको भंगुर कहते हैं, जल्दी टूटने का गुण पाया जाता है, जब चटक जाती है जल्दी ही। ठीक है, मोटाई महासागरों के नीचे कम होती है इस परत की 5 किलोमीटर औसतन, और महाद्वीपों के नीचे अधिक होती है 30 किलोमीटर। हिमालय के नीचे भी और अधिक होती है 70 किलोमीटर। और ठीक है, ये तो होगी भूपर्पटी। क्या क्या बातें पड़ी इसमें, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, जल्दी टूटने का गुण पाया जाता है, मोटाई महासागरों के नीचे कम, औसतन 5 किलोमीटर, और महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर होती है, हिमालय के नीचे 70 किलोमीटर होती है। अब हम मेंटल के बारे में देखते हैं। भूपर्पटी को हमने अच्छे से समझ लिया, अब मेंटल को देखते हैं। तो जो मेंटल होती है वो भूपर्पटी के ठीक नीचे स्थित होती है। जो मेंटल है भूपर्पटी के ठीक नीचे स्थित होती है। मेंटल का विस्तार
जो मेंटल का विस्तार है उसको मोह असभद्रता या फिर अशांतत्य कहते हैं। इंपोर्टेंट है, याद रखना यह शब्द। जो मेंटल का विस्तार होता है उसको मोह असभद्रता या फिर मोह अशांतत्य कहते हैं। ये मोह असभद्रता याद रखना और अशांतत्य याद रखना। मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसको दुर्बल मंडल कहते हैं। एस्टेनोस्फीयर कहते हैं। जो दुर्बल मंडल है वो ज्वालामुखी तत्वों का स्रोत है, एक प्रकार से दुर्बल मंडल, ठीक है। ज्वालामुखी तत्वों का स्रोत मान सकते हैं कि ज्वालामुखी के कौन कौन से तत्व इसमें ही पाए जाते हैं, दुर्बल मंडल में, एक तरह से इसका स्रोत है। भूपर्पटी और मेंटल को मिलाकर स्थल मंडल बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ हमने देखा था भूपर्पटी और मेंटल बराबर स्थल मंडल, जिसकी मोटाई, जो स्थल मंडल है भूपर्पटी और मेंटल को मिलाकर बनाया जाता है, जिसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर। निचला मेंटल अपेक्षाकृत ठोस अवस्था में मिलता है। जो ऊपरी मेंटल हो तो द्रव वगैरह में मिल सकता है, लेकिन जो निचला मेंटल है वो ठोस अवस्था में मिलता है। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में तरंगों के परावर्तन, अपवर्तन और भूकंप के प्रभाव, भूकंप के प्रकार, पृथ्वी की जो परतें हैं उनके बारे में हम देखा। एक बार फिर से अच्छे से इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा तरंगों का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट जाती है, जिसको हम तरंगों का परावर्तन कहते हैं। फिर देखा हमने अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो तरंगे कई दिशाओं से चलती है या तो उसको हम अपवर्तन कहते हैं। भूकंप लेखी पर बने जो आरेख है उनके अनुसार हम तरंगों की दिशा और भिन्नता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर हमने देखा तरंगों का संचरण, ये प्रणाली भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। इस प्रकार के संचरण में शैले में कंपन उत्पन्न होता है। उसके बाद हमने देखा कि पी तरंगों का जो कंपन की जो दिशा है वो समानांतर पर होती है और एस की समकोण पर होती है। अतः जिस पदार्थ से ये तरंग गुजरती है वहां पर उभार या फिर गर्त का निर्माण करती है, ठीक है। भूकंप छाया क्षेत्र देखा, ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी प्रकार की भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं की जाती, उसको हम भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। एस जो तरंगे है उसका छाया क्षेत्र पी तरंगों से अधिक है, ठीक है। इसका जो एस है इसका 105 से 105 डिग्री के बीच का है और जो पी का है वो 105 से 145, फिर 145 से 105 डिग्री के बीच का है, ठीक है। सामान्यतः जो पी तरंगों का जो छाया, एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र है वो पृथ्वी के भूभाग का 40% से भी अधिक है। जो पृथ्वी के भाग है उससे 40% अधिक है एस तरंगों का छाया क्षेत्र। तो हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र ज्यादा है। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से अलग होता है। सही बात है, दोनों का सेम नहीं, अलग अलग है। भूकंप के एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे से अलग होता है, ये याद रखना। भूकंप के प्रकारों की हमने बात करी। सबसे पहले टेक्टोनिक भूकंप, सामान्य विवर्तनिकी भूकंप, चट्टानों के सरकने से आता है। फिर ज्वालामुखी भूकंप, सक्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में इसको देखा जाता है। फिर नियात भूकंप, खनन वाले क्षेत्रों में ये आता है, ठीक है। इसको हम सेलेप्स भी कहते हैं, ठीक है। सेलेप्स कुछ भी बोल सकते हैं। विस्फोटक भूकंप की बात करें तो परमाणु या रासायनिक विस्फोट से जो भूमि में कंपन उत्पन्न होता है उसको हम विस्फोटक भूकंप कहते हैं। फिर हमने बांध जनित अधिक जल भराव वाले क्षेत्रों में ये देखा जाता है, ठीक है। बड़े बांधों में ये आता है। फिर हमने देखा भूकंप का मापन किससे किया जाता है। तो भूकंप का मापन भूकंप या आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है और एक स्केल होती है भूकंप तीव्रता की मापनी, रिक्टर स्केल होती है, जिससे 0 से 10 तक की भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। आघात की तीव्रता या गहनता इटली के भूवैज्ञानिक का नाम था मर्केली। इटली के भूवैज्ञानिक था मर्केली ने मापा। मर्केली स्केल पर इसकी गहनता 1 से 12 तक बताई गई। भूकंप के प्रभाव की बात करें तो इमारतों का गिरना, भूस्खलन और सुनामी वगैरह, बहुत बड़ी मात्रा में मकानों का गिरना वगैरह भूकंप के प्रभाव है, ठीक है। ये तो नॉर्मली आपको याद होगा। 5 से अधिक तीव्रता के भूकंप विनाशकारी होते हैं। सुनामी ये भूकंप नहीं है बल्कि समुद्री लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है। जब भूकंपीय तरंगों का अधिक केंद्र समुद्री अधिस्थल पर हो तब तथा भूकंप की तीव्रता अधिक हो तब सुनामी का प्रभाव देखा जाता है। पृथ्वी की परतों की बात करी, सबसे ऊपर है भूपर्पटी, फिर ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर, 4 परतों, इसको 4 परतों में विशेष रूप से विभाजित किया गया। जो भूपर्पटी है उसमें ऊपरी ठोस परत है, मेंटल इसको स्थल मंडल बनाए, इससे जो सतह से और केंद्र तक जो दूरी है 6378 या 6371 किलोमीटर। बाह्य कोर 2900 किलोमीटर का है, आंतरिक कोर 5100 किलोमीटर का है। बाह्य कोर द्रव्य अवस्था में, आंतरिक कोर ठोस अवस्था में।
भूपर्पट्टी की हमने बात करी, द क्रस्ट की हमने बात करी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है, ठीक है, और जल्दी टूटने का इसमें गुण पाया जाता है, जल्दी टूट जाती है ये, इसको भंगुर भंगुर भी इसको कहते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा जो जो भूपर्पट्टी है वो मोटाई उनकी उसकी जो मोटाई है वो मोटाई महासागरों के नीचे कम होती है 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर अधिक होती है। हिमालय के नीचे 70 किलोमीटर होती है। मेंटल की हमने बात करी, ये भूपर्पट्टी के ठीक नीचे स्थित होती है। मेंटल का विस्तार मोह असभद्रता या अशांतत्य कहलाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बल मंडल कहलाता है, जिसको स्टेनोस्फीयर भी कहते हैं, जो कि ज्वालामुखी तत्वों का स्रोत है, जो कि 400 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। दुर्बल मंडल का जो मेंटल का ऊपरी भाग है दुर्बल मंडल, वो दुर्बल मंडल 400 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। भूपर्पट्टी प्लस मेंटल बराबर स्थल मंडल बना है, जिसकी मोटाई 10 से और 200 किलोमीटर है इस स्थल मंडल की मोटाई। निचला मेंटल अपेक्षाकृत ठोस अवस्था में बना हुआ है। इस प्रकार से हमने इस क्लास को कंप्लीट कर लिया। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।